नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यानी ये शॉर्ट हैंड नोट्स है दोस्तों मेरे, और इस नोट्स में अपन वायुमंडल देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ देखेंगे, कुछ अन्य फैक्ट भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास है ये अपन शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों डेली मैं आपके बीच से नहीं आ पा रहा हूँ। आप खूब प्यार देते हैं यूट्यूब पे, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों। रीज़न आपको पता है, रीट है और एक DTPLSB का एग्ज़ाम है, उस वजह से दोस्तों डेली वीडियो नहीं बना पाता मैं, पर फिर भी मैं आपके बीच कभी कभी वीडियो लेकर आता हूँ। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। तो देखिए वायुमंडल में की बात करें दोस्तों, तो वायुमंडल के अंदर जो जल वाष्प है वो 0 से 4% है दोस्तों। इसका एग्जिट डाटा नहीं पता है। 0 से 4% वायुमंडल के अंदर जल वाष्प है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से लिया गया है मेरा, ठीक है। 7वीं क्लास में वायुमंडल वाला चैप्टर दे रखा है और 11वीं क्लास के अंदर दोस्तों वायुमंडल दे रखा है, वहाँ से उठाया मैंने पूरा का पूरा डाटा। अब देखिए हरित गैसें ओजोन औसत तापमान बनाए रखती है। तो जो हरित गैसें हैं दोस्तों वो औसत तापमान है वो बनाए रखती है। पृथ्वी का औसत तापमान पूछ ले कितना है, तो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर देखिए दोस्तों वायुमंडल का संगठन की यदि बात करूं दोस्तों, जो वायुमंडल है उसके अंदर कौन कौन सी गैसें शामिल है, उनका प्रतिशत कितना है, ऐसा प्रश्न रीट में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों नाइट्रोजन की यदि बात करूं तो 78% है वायुमंडल में, कितनी 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो ये रीट में पूछा गया प्रश्न है। कार्बन डाई की मात्रा 0.03% है। ऑक्सीजन की यदि बात करूं दोस्तों तो 21% है। और ऑर्गन गैस की यदि बात करूं दोस्तों तो 0.93% है। अन्य गैसों की यदि बात करूं तो 0.04% है। अब देखिए दोस्तों ओजोन दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। फिर देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। कौन सी है, हाइड्रोजन है। फिर देखिए वायुमंडल की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन ही है। कौन सी है, हाइड्रोजन। फिर देखिए वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है, तो रेडोन गैस है। वायुमंडल की सबसे भारी गैस रेडोन गैस है। और रेडोन गैस में अचानक दोस्तों वृद्धि हो जाती है तो मतलब क्या है, ये भूकंप का सूचक है। अचानक से रेडोन गैस में वृद्धि हो जाए मतलब क्या है, भूकंप आने वाला है। फिर देखिए वायुमंडल की संरचना की यदि बात करूं दोस्तों तो वायुमंडल की 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इनको दोस्तों 2 भागों में बांट सकते हैं, सममंडल और विषम मंडल। जो सममंडल है दोस्तों ये 0 से 90 किलोमीटर, और दोस्तों जो विषम मंडल है वो 90 से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब देखिए सममंडल के अंदर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, आपको दोस्तों 13 किलोमीटर भी मिलेगा, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिया गया है वो आंकड़ा बता रहा हूँ 8 से 18 किलोमीटर। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक है दोस्तों। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक। सीधा प्रश्न पूछता है दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, और यही डाटा अपन को ध्यान में रखना है। आयन मंडल की यदि बात करूं दोस्तों तो 640 किलोमीटर तक, बहिर्मंडल 1000 किलोमीटर तक है। अब देखिए दोस्तों मैं जो तथ्य है इनके अंदर जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल से संबंधित यानी क्या क्या घटनाएं होती है, तापमान कितना रहता है, मौसम कैसा रहता है, आदि आदि ये बाद में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों इनके इंग्लिश वर्जन है वो देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में अगर नाम दे देगा और अपन ने हिंदी में पढ़ रखा है तो दिक्कत होगी। तो देखिए जो क्षोभ मंडल है दोस्तों इसको बोलते हैं टोपोस्फियर। क्या बोलते हैं, टोपोस्फियर। यानी दोस्तों अपन ने टोपी ओढ़ ली, क्या ओढ़ ली, टोपी ओढ़ ली सर के ऊपर। और देखिए दोस्तों जैसे ही वो समताप मंडल में घुसने की कोशिश करेगी तो उससे पहले जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है। तो जेट स्ट्रीम से जब हमारी टोपी टकराएगी तो स्ट्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, यानी स्ट्रेटोस्फियर। यानी जो समताप मंडल है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। मध्य मंडल को दोस्तों इसमें खुद ही मिसो आ रहा है तो मिसोस्फियर बोलते हैं। और जो आयन मंडल है दोस्तों इसको आयनोस्फियर भी बोलते हैं और थर्मोस्फियर भी बोलते हैं। आयनोस्फियर भी
थर्मोस्फीयर भी। और जो बहिर्मंडल है दोस्तों, इसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर बोलते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, इनको पढ़ लेते हैं वायुमंडल की परतों को। देखिए क्षोभमंडल की यदि बात करूं दोस्तों, तो क्षोभमंडल है, इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं दोस्तों यहीं पर होती है। सबसे अधिक गैसों का मिश्रण यहीं पर पाया जाता है। तापमान देखिए दोस्तों, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर अपन जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमती है, क्योंकि तापमान 165 डिग्री के ऊपर जाते 165 मीटर ऊंचाई पर जाते 1 डिग्री तापमान है वो डाउन हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है, और इनमें जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है। क्या चलती है? जेट स्ट्रीम धाराएं, यानी बहुत तेज हवा चलती है। तो क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है। फिर देखिए समताप मंडल। समताप मंडल देखिए दोस्तों 50 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर तापमान की सामान्य ह्रास दर ये काम नहीं करती। तो ध्यान रखना, तापमान की सामान्य ह्रास दर है ये यहाँ पर काम नहीं करती समताप मंडल में। ठीक है, यानी तापमान है वो समान रहता है, वो सिस्टम नहीं होता 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो गया, बढ़ गया। ठीक है। ओजोन गैस देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। हवाई जहाज इसी में उड़ते हैं दोस्तों, हवाई जहाज इसी के अंदर उड़ते हैं, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती है। और जो ओजोन गैस है दोस्तों, ये ओजोन गैस है, इसको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन गैस दोस्तों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों और सूर्य पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में भी सहायता करती है। अब दोस्तों जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा है, जो ओजोन गैस है या ओजोन मंडल है उसमें छेद हो रहा है, यानी ये क्षीण होती जा रही है धीरे धीरे ओजोन परत है जो, और इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, चमड़ी से संबंधित रोग बढ़ रहे हैं। तो ये इसी के कारण हो रहा है। तो ये समताप मंडल। फिर देखिए दोस्तों मध्य मंडल की यदि बात करें तो 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल होता है। तापमान देखिए दोस्तों -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, तो ध्यान रखना, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल होती है। उल्कापिंड यहीं आकर शांत होते हैं। जो उल्कापिंड आते हैं ना दोस्तों, ऊपर से आते हैं, ये आयन मंडल में प्लस माइनस का वो होता है दोस्तों, यहाँ से इधर ये उल्कापिंड आएंगे, यहाँ पर आकर दोस्तों मध्य मंडल में क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। अब देखिए आयन मंडल। आयन मंडल देखिए दोस्तों 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और गैसों के आयन पाए जाते हैं यहाँ, धन आयन, ऋण आयन। ठीक है। फिर देखिए रेडियो तरंगे परावर्तित यहीं से, और अरोरा नामक घटना यहीं पर होती है दोस्तों। ठीक है, अरोरा नामक घटना है वो यहीं पर होती है। और इस अरोरा नामक घटना को दोस्तों ध्रुवीय ज्योति भी बोलते हैं। अपन अपनी भाषा में बोलते हैं दोस्तों तारों टूट गयो, तारों टूट गयो, तारों टूट गयो। वो दोस्तों घटना आयन मंडल में ही होती है। ठीक है। और वो दोस्तों जो घटना है अरोरा नामक घटना, ये आयन मंडल से संबंधित है, ये ध्यान आप रखना। फिर देखिए बहिर्मंडल। बहिर्मंडल है दोस्तों ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है, और कृत्रिम उपग्रह से संबंधित है ये बहिर्मंडल, यानी जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं वो बहिर्मंडल में ही छोड़े जाते हैं। यहाँ जाने के बाद वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले जाते हैं और वापस लौटकर मतलब नहीं आते, मतलब गिरते नहीं है, ठहर जाते हैं यहाँ जाकर। फिर देखिए दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों की यदि बात करूँ दोस्तों, तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ हैं। एक तो है परिभ्रमण, जिसे बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं? घूर्णन। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे ये अक्ष है, ठीक है, इसके ऊपर ये घूम रही है, तो इसे बोलते हैं घूर्णन या परिभ्रमण। और परिक्रमण बोलते हैं दोस्तों किसी के चारों ओर घूमना, जैसे सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, इसको परिक्रमण बोलते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। अब देखिए दोस्तों पृथ्वी की गति के कारण, जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी यहाँ आई, पृथ्वी यहाँ आई, पृथ्वी यहाँ आई, पृथ्वी यहाँ आई, तो ये दोस्तों ऐसे चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, ये दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है दोस्तों। एक बार तो पृथ्वी पास आती है, एक बार दूर जाती है, ध्यान रखना। तो स्थिति भी बदलती है पृथ्वी की, ठीक है, एक बार यहाँ आई, एक बार यहाँ आई, एक बार यहाँ आई, एक बार यहाँ आई, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ये आप पूरी की पूरी कहानी दोस्तों 6ठी क्लास में आप पढ़ सकते हो, पूरी समझ लेना वहाँ पर। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, जब देखिए दोस्तों पृथ्वी है
वो दूर होती है सूर्य से, क्या होती है, दूर होती है, उसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर। और अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को, क्योंकि अपन को तो दोस्तों यहाँ नोट्स में फैक्ट देखने हैं। तो अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है। और अपसौर में पृथ्वी है वो सूर्य से दूर जाती है। उपसौर में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ जाती है, ठीक है। और ये होती है 3 जनवरी को। कब, 3 जनवरी को। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए दोस्तों, पास आते हैं ना, पास, उप का मतलब होता है पास। आपने उपनिषद शब्द पढ़ा होगा, उपनिषद में उप का मतलब क्या होता है, पास। तो पास तो पहले आते हैं, क्या आते हैं, पहले आते हैं। तो पहले यानी 3 जनवरी को पास आए, और दूर बाद में जाते हैं। तो अपसौर बाद में यानी 4 जुलाई को। डेट तो ध्यान में रहेगी आपके, थोड़ा सा ऐसे रहेगा कि कौन सी में अपसौर है, कौन सी में उपसौर, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों कुछ डेटें देख लीजिए। 21 जून को दोस्तों ग्रीष्म अयनात होता है। क्या होता है, ग्रीष्म अयनात होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। 22 दिसंबर को देखिए दोस्तों शीत अयनात होता है। क्या होता है, शीत अयनात। ये दोस्तों आप चित्र होता है तो मैं आपको समझा भी देता है, ये पूरी की पूरी कहानी आप बुक के अंदर दोस्तों इसको पूरी की पूरी आप वो चित्र देख लेना, 6ठी क्लास में इसका चित्र देख लेना, आपके समझ में आ जाएगी। 22 दिसंबर को दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 23 सितंबर को दोस्तों शरद विषु होता है, और 21 मार्च को बसंत विषु होता है। दिन रात क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो ये डेट मैंने आपको बता दी है। चित्र दोस्तों वो आप है ना पूरा का पूरा इसमें देख लेना 6ठी क्लास में। फिर देखिए भूगोल से संबंधित ये 11वीं क्लास के कुछ तथ्य हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5 से 2.5। अम्लीय वर्षा का सूत्र क्या है, H2SO4। पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करती है, तो ओजोन परत करती है। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ये किससे संबंधित था, तो ओजोन परत का जो क्षीण हो रहा है इसके लिए दोस्तों ये समझौता हुआ था। और फिर देखिए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जनेवा में हुआ, कहाँ, जनेवा में। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। क्योटो शहर कहाँ पड़ता है, तो क्योटो शहर है दोस्तों ये जापान में पड़ता है। 11वीं क्लास से तथ्य उठाए दोस्तों ये मैंने। फिर देखिए द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नमामि गंगे परियोजना 7 जुलाई 2016 को शुरू की गई। फिर देखिए विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण करने वाला देश कौन सा है, तो चीन है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूबोरी में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नेरोबी, ठीक है। फिर देखिए काजरी संस्थान है दोस्तों ये जोधपुर में है। आफरी संस्थान भी जोधपुर में है। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है, तो ये देहरादून में पड़ता है। फैक्ट है दोस्तों, पहले ही मैंने आपको शुरू में बोला, शॉर्ट में लिखे हुए फैक्ट है। फिर देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नीरी का मुख्यालय दोस्तों नागपुर में है। स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों 1972 में स्वीडन में हुआ। क्योटो सम्मेलन जापान में। अब क्योटो शहर कहाँ पड़ता है, तो जापान में ही। फिर देखिए जनगणना से संबंधित तथ्य, जनगणना में गिरावट, तो देखिए दोस्तों गिरावट 1911 और 21 के बीच, ये इस दशक में दोस्तों क्या आई थी, गिरावट आई थी। और वृद्धि 1961 से 71 के बीच दर्ज की गई। न्यूनतम लिंगानुपात जनगणना वाला वर्ष तो 1991। भारत में जनसंख्या वितरण तो फसल के रूप में है, यानी जहाँ चावल बोए जाते हैं ना वहाँ क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। व्यवस्थित प्रथम जनगणना कब हुई, 1881 में हुई। आपको बताना है भारत की प्रथम जनगणना किसके काल में हुई, भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना किसके काल में हुई। फिर है भारत विश्व का 2.4 क्षेत्र पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, 17.5%, ठीक है। और क्षेत्रफल विश्व का कितना है, भारत का 2.4% क्षेत्रफल है, जनसंख्या 17.5% निवास करती है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार औसत घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व वाला यानी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। और 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं,
ठीक है। फिर देखिए भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो मेघालय। प्रतिशत में वृद्धि वाला तो मेघालय। महान जन विभाजक वर्ष कौन सा है, तो 1921। ध्यान रखना 1921 महान जन विभाजक वर्ष। 2011 न्यूनतम 10 की है जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड। न्यूनतम 10 की है जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य पूछ लिया आपसे 2011 के अनुसार, तो नागालैंड। फिर देखिए भारत की गांव में जनसंख्या तो 68.74 निवास करती है, 68.84। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षर जनसंख्या कितनी है, तो 74%। कितनी, 74%। अब देखिए दोस्तों पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान से संबंधित कुछ इफेक्ट है, ये देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आदत है मेरी, मैं लिख कर याद करता हूँ, आपको वहाँ भी वो फैक्ट मिलेंगे, यहाँ भी थोड़े मिक्स भी मिल सकते हैं। तो देखिए पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान, तो संपूर्ण मानव समाज ने अपनी उत्पत्ति से लेकर 1950 तक जितना प्रकृति का उपयोग किया उतना संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1950 से 2000 के मध्य 50 वर्षों में ही कर लिया। तो देखिए दोस्तों मतलब संपूर्ण मानव समाज ने अपनी उत्पत्ति से लेकर 1950 तक जितना प्रकृति का उपयोग किया ना, उतना अकेले अमेरिका ने 50 साल में कर लिया। तो दोस्तों समस्या तो होगी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक प्रदूषण करने वाला देश चीन है, ऊपर भी आ गया है ये फैक्ट। फिर देखिए कम से कम 33% भाग पर वन होने जरूरी हैं। राष्ट्रीय वन नीति 24 जून 2016, इसका लक्ष्य क्या रखा गया, हरित कर लगाने की सिफारिश की गई। ठीक है। फिर देखिए हरित राजमार्ग नीति कब बनाएगी, 2015 में। नमामि गंगे कार्यक्रम कब चलाया गया, 7 जुलाई 2016 को। 80 से 120 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण में आती है, तो ये ध्यान रखना। अम्लीय वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें जलवाष्प में मिलकर वर्षा के रूप में आती है दोस्तों, तो उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। सामान्य जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है दोस्तों, और अम्लीय जल का पीएच मान कितना होता है 5 से 2.5 होता है। ठीक है। फिर देखिए ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक खतरा चीन और भारत को है, तो ये ध्यान रखना ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा खतरा चीन और भारत को है। समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर वायुमंडल भाग को ओजोन मंडल कहते हैं। तो 30 से 80 किलोमीटर वायुमंडल भाग को क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। वर्तमान में इसको नुकसान हो रहा है। और CFC और फ्रेयान ये दोस्तों ये गैसें हैं, ये इसको नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन का संरक्षण करने के लिए दोस्तों 16 सितंबर को क्या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। फिर देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था और विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए, और इसीलिए दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है। 16 सितंबर को भी दोस्तों कुछ सम्मेलन हुआ था ओजोन परत के लिए, मेरे याद नहीं आ रहा कहाँ हुआ था वो। उसी दिन से दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर देखिए विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। तो विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम जलवायु सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ। फिर है मॉन्ट्रियल समझौता, तो मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था दोस्तों। 33 देशों ने हस्ताक्षर किए। ओजोन परत के क्षरण को बचाने हेतु क्लोरोफ्लोरो व अन्य गैसों का उपयोग कम करने हेतु दोस्तों ये मॉन्ट्रियल समझौता ये है वो किया गया। फिर देखिए क्लोरोफ्लोरो व अन्य गैसों का उपयोग कम करने हेतु। फिर देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो 3 से 14 जून 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दोस्तों प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्योटो सम्मेलन दोस्तों, क्योटो शहर है जापान में पड़ता है। क्योटो सम्मेलन विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस सम्मेलन 1 से 11 दिसंबर 1997 को ये चला था। फिर है विश्व पृथ्वी सम्मेलन 2016, 22 अप्रैल 2016 को 46वां, और मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर वृक्ष लगाना, और इसीलिए दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, 11वीं क्लास में फैक्ट दिए हुए थे दोस्तों।
फिर देखिए विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, और काजरी संस्थान जोधपुर में, और FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में पड़ता है दोस्तों। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में पड़ता है, यानी इसका संस्थान देहरादून में है। कल्पवृक्ष जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण संस्थान। तो ये देखिए दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्या थे, तथ्य थे, जो शॉर्ट हैंड नोट्स थे दोस्तों, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आपने ये पाठ तो पढ़ ही रखे होंगे। और पूछते दोस्तों रीट में तथ्य हैं, तथ्य पूछते हैं क्योंकि तथ्य अपने क्या है याद नहीं रहते। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।